हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम पवन के द्वारा बनने वाली यानी पवन के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें हम पवन द्वारा अपरदन को प्रभावित करने वाली दशाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पवन के द्वारा जो अपरदन को प्रभावित करने वाली दशाएं, देखो 4 दशाएं बताई हैं। पवन वेग, रेत तथा धूल कणों की मात्रा, शैलों की संरचना और जलवायु। देखो पवन वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है पवन द्वारा अपरदन में। अगर पवन का जो वेग है ये मंद होगा, ठीक है, यानी अगर जो पवन है या जो हवा है वो तेज गति से नहीं चलेगी तो अपरदन का कार्य बहुत ही नगण्य हो पाएगा, बहुत ही कम अपरदन हो पाएगा। एक तो मंद पवन के कारण जब वायु चट्टान से टकराएगी जब ये टकराएगी तो उतना अधिक प्रभाव नहीं हो पाएगा, वो चट्टान का अपरदन नहीं कर पाएगी। और जो धूलकण है वायु उन्हें अपने साथ उड़ा नहीं पाएगी। अब जो वायु की जो धूलकण है उन्हें अपने साथ उड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि वायु की जो गति है वो मंद है, धीमे है वो गति, इसलिए अपरदन का जो कार्य है वो नगण्य होगा। इसके विपरीत अगर पवन की गति तेज है तो सामने इसके जो चट्टान आएगी उससे वो टकराएगी और उस चट्टान का अपरदन करेगी। उस चट्टान को वो उसका जो संगठन है चट्टान का उसे कमजोर करेगी। और उसके साथ जो धूलकण है, पत्थर के जो टुकड़े हैं, वो भी वायु के साथ बहुत अधिक मात्रा में परिवहन कर पाएंगे, जिससे जो चट्टान है वायु के सामने उसका अपरदन आसानी से हो पाएगा। उसके बाद है रेत तथा धूल कणों की मात्रा। देखो जो अपरदन वायु द्वारा जो अपरदन है, वायु द्वारा जो अपरदन है, इसमें जो अपरदनात्मक यंत्र है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब अपरदनात्मक यंत्र कौन से हैं? धूलकण, ये पत्थर व चट्टान के टुकड़े, ये अपरदनात्मक यंत्र है। तो ये जो धूलकण है, जो मिट्टी है, रेत है, पत्थर और जो चट्टान के टुकड़े हैं, वो एक यंत्र के समान कार्य करते हैं, क्योंकि जब वायु के साथ धूलकण पत्थर होंगे तो ये जो चट्टान पे का अपरदन आसानी से करेंगे। वायु तीव्र होगी, तेज गति से जब चट्टान से टकराएगी तो उसका अपरदन शीघ्रता से होगा, चट्टान है वो असंगठित हो जाएगी और उसका अपरदन अधिक होगा। और उसके बाद उसमें जैसे पिछली क्लास में बताया था, अगर जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, अगर कोई चट्टान है तो आधार तल में अपरदन कार्य कम होगा, यहां अपरदन कम होगा, कम अपरदन, और
6 फीट तक अपरदन का जो कार्य है वो अधिक होता है। 6 फीट से अधिक अपरदन नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा? अब देखो, जैसे आधार तल है ये, यहां पर जो चट्टान के टुकड़े और जो रेत है या मिट्टी है, उनके कणों की मात्रा अधिक होगी और जो कण है उनका आकार भी बड़ा होगा, तो बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम चलेंगे, कोई चट्टान है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो कणों की संख्या, जो रेत कण है, चट्टान के टुकड़े हैं, उनकी संख्या और आकार में कमी होती जाएगी, ठीक है। अब कमी क्यों होगी? क्योंकि देखो, नीचे तो देखो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो अधिक संख्या में भी है और आकार में बड़े भी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु इनका परिवहन नहीं कर पाएगी। चट्टान के जो बड़े टुकड़े हैं, वायु उनको अधिक ऊपर तक नहीं उठा पाएगी, और जो केवल जो भार जिनका हल्के हैं जो कण, वो ही केवल ऊपर तक आ पाएंगे। तो इसलिए ऊपर जाने पर जो रेत के या चट्टान के जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनकी संख्या और आकार कम होता जाता है। सबसे अधिक जो अपरदन है वो आधार तल से कुछ ऊपर और 6 फीट तक होता है। अब देखो, आधार तल पर अधिक अपरदन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लो अगर वायु चल रही है तो वायु क्या करेगी, ये जो सरफेस है यहां से टकराएगी। वायु जब यहां टकराएगी तो वायु का जो वेग है वो कम हो जाएगा। तो वायु का वेग कम होने से अपरदन नहीं हो पाएगा। ये देखो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, जब वायु जब बंद होती है तो अपरदन नहीं हो पाता है। यानी आधार तल है उससे कुछ ऊपर और 6 फीट की जो ऊंचाई तक ही चट्टान का अपरदन सबसे अधिक होता है। उसके बाद है सेलों की संरचना। अब सेलों की संरचना में है जो सेल या जो चट्टान होती है, देखो या तो कोमल होगी या कठोर, कोमल या कठोर संरचना की चट्टानें होती है। अगर चट्टान देखो कोमल होगी तो अपरदन आसानी से होगा और शीघ्रता से होगा। अगर वो चट्टान कोमल नहीं है, कठोर है, तो उसका अपरदन आसानी से नहीं हो पाएगा, उसके अपरदन में कुछ समय लगेगा। तो ये सेलों की संरचना है। उसके बाद है जलवायु। देखो, जो शुष्क प्रदेश है, वायु द्वारा जो अपरदन है वो अधिकतर शुष्क प्रदेशों में होता है। अब जो शुष्क प्रदेशों में उच्च तापमान होता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है तो वहां जल का भी अभाव होता है। तो ऐसे में फिर वहां वायु द्वारा अपरदन है वो मुख्यतः होता है। अब जलवायु में जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे रात का तापमान कम होगा और दिन का जो तापमान है वो अधिक होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो चट्टान है वो दिन में तो फैलेगी और रात में सिकुड़ जाएगी। तो ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। तो ये क्रिया जब निरंतर चलती रहती है तो चट्टान है वो कमजोर होती जाती है और फिर उसका अपरदन होने लगता है और उसके जो परत होती है चट्टान की वो उखड़ने लगती है। तो ये था पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे कि जो वायु द्वारा अपरदन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब नेक्स्ट है पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूप। पवन के द्वारा जो अपर्दन का कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा देखो कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनमें है, पहला है अपवाह बेसिन या वात गर्त, फिर है इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, ज्यूजेन, यार्डा, ड्राई कांटर, जालक या जालीदार शिला, फिर है पुल या पुल तथा खिड़की। तो ये स्थलाकृतियां हैं जो वायु के अपर्दनात्मक क्रिया का परिणाम है। तो इन ये जो 9 स्थलाकृतियां हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो सबसे पहले है अपवाह बेसिन या वात गर्त। अब अपवाह बेसिन या वात गर्त, ये इसमें देखो जो चट्टान होती है, जो चट्टान है जब वो कोमल होती है और असंगठित जब होती है तो वायु उसे जो उसके जो कण होते हैं उसे अपने साथ उड़ा के ले जाती है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, छिद्र या गर्त बन जाते हैं। मगर ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां देखो जल नहीं होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, यहां जल नहीं होता है। अगर होता भी है तो यहाँ जो जल है वो बहुत अधिक गहराई पे होता है। तो ये जो अपवाह बेसिन है इसकी जो सीमा, अपवाह बेसिन की सीमा भौम जल स्तर, भौम जल स्तर मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसके द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, जो अपवाह बेसिन है इसकी जो सीमा है भौम जल स्तर से निर्धारित होती है। देखो पहले तो ये जो छिद्र होते हैं हवा के द्वारा जो अपर्दन होता है तो छिद्र छोटे होते हैं, लेकिन ये जो क्रिया निरंतर चलती रहती है तो ये जो छिद्र होते हैं, जो गर्त होते हैं, इनका आकार बड़ा हो जाता है। बड़ा यानी बहुत अधिक गहराई तक ये अपवाह बेसिन है इसका निर्माण होता है। तो इसकी जो सीमांकन होता है वो भौम जल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा होता है। तो बहुत मतलब कि लगातार देखो लगातार अपवर्तन से इनका जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अपवाह बेसिन है इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखो पवन द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों से उड़ा दिए जाने से निर्मित गर्त को ये अपवाह बेसिन कहते हैं। पवन जब उड़ा देती है, इनको अपरदित करती है, इनके द्वारा बनने वाली स्थलाकृति को अपवाह बेसिन कहते हैं। अब इनके जो अन्य नाम हैं वो वात गर्त या पवन गर्त है, क्योंकि देखो इनका जो निर्माण है वो पवन के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे वात गर्त या पवन गर्त भी कहते हैं। अब इनकी जो आकृति है यानी अपवाह बेसिन है, इसकी आकृति तस्तरी नुमा होती है, तस्तरी नुमा आकृति इनकी होती है। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी और मंगोलिया का जो मरुस्थल है यहाँ पर ये आकृतियां हैं पाई जाती है। उसके बाद देखो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो लघु अपवाह बेसिन
बफेलो वालोस, बफेलो वालोस कहते हैं। और मंगोलिया में बृहद अपवाह बेसिन को या ये पांग कियांग कहते हैं, पांग कियांग। देखो अमेरिका में जो लघु अपवाह बेसिन है उसे बफेलो वालोस कहते हैं, और मंगोलिया में जो बृहद अपवाह बेसिन को पांग कियांग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, अपवाह बेसिन या वात गर्त, अपवाह बेसिन या जो वात गर्त है इसका निर्माण वायु द्वारा जो चट्टानें असंगठित होती है और कोमल होती है उनके अपरदन से होता है। तो वायु द्वारा ये जो अपरदन है ये लगातार चलता रहता है, और शुरुआत में तो छोटे छिद्र या गर्त होते हैं, खड्डे होते हैं, लेकिन ये जो क्रिया लगातार जब चलती है तो जो गर्त होते हैं, खड्डे होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, और इनका जो सीमांकन है वो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा तय होता है। इसके बाद इनकी जो आकृति होती है वो तस्तरी नुमा होती है, और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, मंगोलिया का जो मरुस्थल है वहां पर ये आकृतियां पाई जाती है। उसके बाद जो लघु अपवाह बेसिन है, अमेरिका में इसे बफेलो वालोस कहते हैं, और मंगोलिया में इसे बृहद अपवाह बेसिन को पांग कियांग कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग है, ये कठोर चट्टानों की संरचना होती है। इसमें जो चट्टानें होती हैं वो कठोर होती है, और जो कोमल चट्टानें होती हैं उनका तो अपरदन हो जाता है, उनका अक्षय हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टानों के अवशेष, देखो कठोर चट्टानों के अवशेष, ये कठोर चट्टानों के अवशेष होते हैं जो इंसेलबर्ग होते हैं। अब देखो इनकी आकृति इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह की आकृति होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है, ये इंसेलबर्ग है, इस तरह की आकृति होती है इनकी। ये जो आकृति है ये देखो, जो कोमल शेल होती है, जो सॉफ्ट होती है चट्टान, उनका तो अपरदन हो जाता है, मगर जो कठोर चट्टानें होती हैं वो कुछ मतलब उनके अवशेष बचे हुए रहते हैं, तो इस तरह से वो दिखाई देते हैं। और दूर से देखने पर ये इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे सागर में ये द्वीप है, एक द्वीप की तरह ये दिखाई देते हैं। और जो इंसेलबर्ग है, देखो ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का है, ठीक है, इसका अर्थ होता है द्वीप या द्वीपीय पर्वत, द्वीपीय पर्वत है, इसका अर्थ होता है, जर्मन भाषा का शब्द है इंसेलबर्ग। और दूर से देखने पर इस तरह से दिखाई देते हैं मानो सागर में स्थित ये द्वीप हो। और इन्हें देखो बॉर्न हार्ट भी कहते हैं, बॉर्न हार्ट, इंसेलबर्ग को बॉर्न हार्ट भी कहते हैं। अब बॉर्न हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विद्वान थे बॉर्न हार्ट, उन्होंने इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया था,
इसलिए इंसेल बर्ग को बोन हार्ट भी कहते हैं। और ये देखो इनका जो आकार है ये गुंबद की तरह होता है, एक गुंबदनुमा आकार इनका होता है इंसेल बर्ग का। इसमें देखो इंसेल बर्ग है, ये वापस बता देता हूं। इंसेल बर्ग है जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब कोमल चट्टानों का तो अपरदन हो जाता है, मगर कठोर चट्टानें एक अवशेष के रूप में वहां बची रहती है। ये जो आकृति है ये इंसेल बर्ग कहलाती है। और दूर से दिखाई देने पर यह एक सागर में जैसे द्वीप होते हैं उस तरह से दिखाई देती है। और उसके बाद जो बोन हार्ट जो विद्वान थे एक, उन्होंने इसके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इसे बोन हार्ट भी कहते हैं। इंसेल बर्ग का दूसरा नाम है बोन हार्ट। तो ये अपवाहन मेसिन और इंसेल बर्ग दो अपरदनात्मक क्रियाएं के बारे में हमने जाना है। जो शेष जो स्थलाकृतियां हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।